गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में। इसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं उनमें हमने भौतिक शक्तियां के बारे में पढ़ना शुरू किया था और भौतिक शक्तियों के बाद आती हैं हमारी जैविक शक्तियाँ जो परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं। तो जैविक शक्तियाँ जो हैं जिन्हें बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु जो हैं ये सब भी धरातल पर परिवर्तन लाने में हमेशा संलग्न रहते हैं, सदैव कार्यशील रहते हैं। अगर हम देखें तो जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्षों की जो जड़ें होती हैं उनके दबाव से चट्टानें टूटकर मिट्टी में परिवर्तित हो जाती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं वो सड़ने गलने से मृदा का निर्माण करती हैं। जीव जंतु व पशु जो होते हैं वो भूमि को खोदते हैं और खोदकर अपना घर, बिल, घरौंदा बनाकर भी वो धरातल के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई जैविक शक्तियों के बारे में। जैविक शक्तियों के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे मानव शक्तियों के बारे में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में, क्योंकि मानव जो है वो मानव भूगोल का केंद्र है। मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति है और वो भी सतत क्रियाशील जीव है, क्रियाशील सांस्कृतिक तत्व है। तो मानव की जो शक्तियां हैं, जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। मानव जो है वो भौगोलिक कारक और क्रियाशील शक्ति है जो कि प्राकृतिक तत्वों को निरंतर, लगातार परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है और सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है, उनका सृजन करता है निरंतर। वह धरातल के प्राकृतिक स्वरूप में भी परिवर्तन लाता है। किस प्रकार से मानव धरातल के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित करता है? अगर हम देखें तो मनुष्य ही वन भूमि को साफ करके फसल उगाता है, जिसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। वह जो ऊंचे नीचे धरातल को समतल करके सड़कों का निर्माण करता है। ठीक है, नदियों से वो सिंचाई हेतु नहरें निकालता है, नदियों के ऊपर वो पुल बनाता है, खनिजों को खोदकर वो बाहर निकालता है, गांव व नगरों का निर्माण करता है, उन्हें बसाता है। ये सारे जो कार्य हैं वो सभी मानव की शक्ति के ही परिणाम है। मानव की जो परिवर्तनकारी शक्ति है उसी का ही ये सब परिणाम है। मनुष्य जो है वो प्राकृतिक दृश्य को बदलकर सांस्कृतिक दृश्य का निर्माण करता है। अब इस प्रकार हमारी जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं उनकी बात हो गई, तो हम उनको 3 भागों में बांटते हैं: भौतिक शक्तियां, उसके बाद जैविक शक्तियां और मानव शक्ति। अब हम बात करते हैं परिवर्तन जो है उसकी सार्वभौमिकता के बारे में। पृथ्वी की सतह पर जो भी परिवर्तन होते हैं वे ऊपर बताए गए, जो भी हमने अभी बात करी जिन परिवर्तनकारी शक्तियों की, उनकी सक्रियता के ही परिणाम होते हैं। सभी तथ्य उत्पन्न होने के पश्चात विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं और अंत में जाकर के वे समाप्त हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। जड़ हो, चेतन हो, सभी जन्म, उसके बाद वृद्धि और अंत में मृत्यु, इन तीनों अवस्थाओं से गुजरते हैं और सृष्टि के हर पदार्थ का यही विकास क्रम जो है वो पाया जाता है। इसको मैं आप कुछ उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगी कि अगर हम पर्वत देखें, ठीक है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति की सक्रियता से विवर्तनिक की हलचलें जो होती हैं, विवर्तनिक की शक्तियों के द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति होती है। वे पूरी तरह से पूर्ण विकसित होने के होकर सर्वोच्च ऊंचाई तक ऊपर उठते हैं, किंतु कालांतर में क्या होता है कि वे घिस घिस के विभिन्न अपरदनकारी प्रक्रम जो होते हैं वो पर्वतों के निर्माण के साथ ही अब क्रियाशील हो जाते हैं और पर्वतों को घिस घिस के वो अपशिष्ट पर्वत के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जिसका उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हिमालय है, अगर हम भारत में ही देखें तो हिमालय तो है नवीन वलित पर्वत, और अरावली जो है हमारे राजस्थान में वो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और अंत में जाकर के पर्वत भी घिस घिस करके समतल प्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पर्वतों का उत्थान होते ही परिवर्तनकारी बाहरी
शक्तियाँ, जिन्हें हम अपर्दनकारी शक्तियाँ कहते हैं, उनके द्वारा अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं जो हैं वो आरंभ हो जाती हैं, जिससे पर्वत खिसते जाते हैं और उनमें नई नई भू आकृतियों का निर्माण होता जाता है, जिनके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि नदियों द्वारा कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं, पवनों के द्वारा कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं, हिमानी के द्वारा, सागरी लहरों के द्वारा कौन सी भू आकृतियाँ बनती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा उदाहरण देखें नदी का, नदी जो है हमें पता है कि उसका भी एक निश्चित जीवन चक्र, जीवन क्रम है, जो कि वो बाल्यावस्था, युवावस्था में, यानी फिर वो आती प्रौढ़ावस्था में, और फिर वो वृद्धावस्था में आती है, और अंत में फिर वो जाकर के डेल्टा बनाने के बाद वो समुद्रों में, महासागरों में समा जाती है, विलीन हो जाती है। तो नदी के जीवन में परिवर्तन और विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये नदी अपने जीवन काल में पर्वतीय क्षेत्र में छोटी छोटी जलधारा के रूप में उसका उद्गम होता है, और उस समय वो जब अपनी युवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, तो वो क्या करती है कि बाल्यावस्था में तो वो अल्प और साधारण कटाव करती है, ठीक है, लेकिन जब वो पहाड़ी तीव्र ढालों से नीचे उतरती है तो युवावस्था में वो तीव्र कटाव करती हुई गहरी घाटियों, गॉर्ज, जलप्रपात आदि का निर्माण करती है। फिर वो उतरती है मैदानों में, मैदानों में पहुंचकर प्रौढ़ावस्था में जो नदी होती है वो नदी विसर्प का और वेदिका का निर्माण करती है, और अंत में वृद्धावस्था में जाकर के वो सागर के मुहाने पर अपर्दनात्मक शक्ति उसकी समाप्त होने लगती है, और फिर वो अपने साथ जो भी मलबा पदार्थों को बहाकर लेकर आती है उनको वहीं पर जमा कर देती है और नदी डेल्टा का निर्माण करती है, और फिर वो जाकर के सागर में विलीन हो जाती है। अब हम तीसरा उदाहरण देखें, जैसे वायुमंडलीय दशाएं। तो इस जैसे हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य तप जो है, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो शक्ति है, जो सूर्य तप है, ऊर्जा, गर्मी जो है, उसके असमान वितरण के कारण भूतल पर तापमान, वायुदाब, हवा की गति यानी वायु की गति और दिशा, आर्द्रता आदि विभिन्न मौसमी दशाओं में न्यूनाधिक परिवर्तन होता है। लेकिन परिवर्तन होता है अवश्य, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। दीर्घ काल में जलवायु भी बदल जाती है। अगर हम पिछले इतिहास में देखें तो हिमयुग आए और हिमयुग के बाद अंतर हिमयुग, एक के बाद एक ये आते रहे हैं। पौधे और जीव जंतु को देखें तो प्रत्येक जीव और पौधे भी अपना उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। वह उत्पन्न होते हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में शैशवा, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था से गुजरते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। सॉरी। अगर हम मनुष्य की बात करें अब, तो मनुष्य जो है एक परिवर्तनशील प्राणी है, और परिवर्तन व निरंतर क्रियाशीलता ही उसके जीवन का मूल मंत्र है। मानव सर्वाधिक क्रियाशील भौगोलिक तत्व है, जो कि भूतल पर परिवर्तन लाने में हमेशा तत्पर रहता है, और वह प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तन लाकर सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। अधिवास जो है और बस्तियाँ, मानव ग्रामीण बस्तियों का भी निर्माण करता है और नगरीय बस्तियों का भी। तो मानव के द्वारा निर्मित जो अधिवास और बस्तियाँ हैं वो मानवीय रचनाओं के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जनसंख्या वृद्धि होने से मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, और मानव जो है वो प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक शोषण करना प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भूदृश्य जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। मानव समाज में परिवर्तन का प्रमुख कारण ही जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जो बढ़ी हुई जनसंख्या होती है उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न क्रियाएं होती हैं, और उनके परिणाम स्वरूप संस्कृति और सभ्यता का भी विकास होता है और वृद्धि होती है। आरंभ में यानी पुराने समय में क्या था कि जनसंख्या कम थी और आर्थिक जो क्रियाएं थी वो भी सीमित थी, और संस्कृति का स्तर भी निम्न स्तर का था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आर्थिक क्रियाएं और क्रियाओं में और संस्कृति में भी महान परिवर्तन होते गए। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि संसार के जो सभी भौतिक और सांस्कृतिक तथ्य हैं वो परिवर्तनशील हैं, और वे उत्पन्न होने के पश्चात निश्चित
क्रमिक रूप से विकसित होते हैं और अंततः वे नष्ट हो जाते हैं। सभी तथ्यों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है जो परिवर्तन के नियम द्वारा नियंत्रित होता है और धरातल पर विकास एवं विनाश की क्रियाएं सतत प्रयत्नशील और क्रियाशील रहती हैं। इस प्रकार हमने बात करी मानव भूगोल क्या जो प्रथम सिद्धांत है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत जो है उसके बारे में। ये पहला मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत हमारा इसके साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत और अंतर संबंध का सिद्धांत, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।